राजनीति विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि राजनीति विज्ञान के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज आपकी चल रही है। मैंने इससे पहले इसकी 3 से 4 क्लासें डाल दी हैं राजनीति विज्ञान की। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा हो तो जाइए उन क्लासों को भी देखिए। उनमें इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। ये कक्षा 12th क्लास के लिए है राजनीति विज्ञान की। अपना पाठ का नाम पाठ चल रहा है अपना राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ठीक है, आज चलते हैं अपन इसी सीरीज में हैदराबाद रियासत को। मैं आपको हैदराबाद रियासत को समझाता हूं, है ना, आसानी से आपको याद भी कराता हूं कैसे आप याद करोगे। ठीक है, ये है आपका दक्षिण भारत का चित्र। देखिए, अब इसको बाद में देखेंगे, है ना। प्रश्न इतना आएगा आपके पेपर में, हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय कैसे हुआ समझाइए। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत का मानचित्र है। आपने अगर गौर से पढ़ा होगा, देखा होगा, तो आपको ऐसा ही चित्र मिलेगा। जैसे यहां तमिलनाडु है और ये केरल है, ये केरल है। ये केरल से ऊपर आपका कर्नाटक है, कर्नाटक से ऊपर आपका गोवा है, गोवा से ऊपर अगर आप जाओगे तो यहां आपको महाराष्ट्र मिलेगा। यहां आपका क्या है, महाराष्ट्र। और इस जगह पर ऊपर जाओगे तो इस जगह पर मिलेगा आपको उड़ीसा, है ना। कौन सा मिलेगा, ओडिशा, ओडिशा। ठीक है, यहां आपको ओडिशा मिलेगा। अब देखिए, यह है आपकी हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत का जो शासक या नवाब, देखिए हैदराबाद रियासत में अधिकतर जनसंख्या कौन थी, हिंदू थी, है ना। हैदराबाद रियासत में 90-99% जनसंख्या कौन थी, हिंदू थी। मात्र 1 से 2% जनसंख्या कौन थी, मुसलमान थी। लेकिन जो यहाँ का नवाब था वो मुस्लिम था। बहुसंख्यक जनता तो हिंदू थी, लेकिन यहाँ का राजा कौन था, नवाब कौन था, उस्मान अली खां। याद रखना, हैदराबाद का नवाब कौन था, उस्मान अली खां। कौन था, उस्मान अली खां। उस्मान अली खां, अली खां, उस्मान अली खां। अब एक बात ये याद रखना, उस्मान अली खां हैदराबाद का नवाब कब बनता है, हैदराबाद का नवाब ये 1911 में बनता है। कब बनता है, 1911 में उस्मान अली खां हैदराबाद का नवाब बनता है। जो कब तक रहता है, 1911 से लेके 1948 तक। ठीक है, कब तक रहता है, उस्मान अली खां हैदराबाद का नवाब बनता है, 1911 में बन जाता है और कब तक रहता है, 1948 तक रहता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, इस तो भारत में एकीकरण की प्रक्रियाएं चल रही थी। 562 रियासतों को मिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। तो इसी क्रम में हैदराबाद रियासत का जो नवाब था उस्मान अली खां, इनसे किसने कहा, उस टाइम पर जो अंग्रेजों के द्वारा भारतीय एकीकरण का नेतृत्व करने के लिए भेजा गया एक वो था जिसे अपन लॉर्ड माउंटबेटन के नाम से जानते हैं, ना। कौन आया था, लॉर्ड माउंटबेटन आया था। जो लॉर्ड माउंटबेटन और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे थे, भारत के सभी रियासतों का एकीकरण करने का प्रयास कर रहे थे ताकि एक अखंड भारत बनाया जा सके। इसी क्रम में तो लॉर्ड माउंटबेटन क्या करता है, उस्मान अली खां के सामने संधि प्रस्ताव रखता है कि आप भारतीय संघ में क्या हो जाएं, शामिल हो जाएं और आपकी रियासत को भी भारतीय संघ में क्या कर दें, शामिल कर दें। ये कौन बोल रहा है, ये लॉर्ड माउंटबेटन बोल रहा है। किससे बोल रहा है, उस्मान अली खां से, है ना। लॉर्ड माउंटबेटन, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन क्या बोलता है उस्मान अली खां से, लॉर्ड माउंटबेटन उस्मान अली खां से कहता है कि आप एक काम कीजिए, अपनी रियासत यानी हैदराबाद रियासत का आप भारतीय संघ में क्या कर दीजिए, सम्मिलित कर दीजिए और आप भी भारतीय संघ में आ जाइए। अर्थात आप भी भारतीय संघ के अंदर आ जाएंगे तो आपकी जो अखंडता है उसे किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। कौन बोलता है, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन उस्मान अली खां इनकी संधि प्रस्ताव को, जो भारतीय संघ में संधि शामिल करने की संधि किसने रखी थी, भारतीय संघ में हैदराबाद को शामिल करने की संधि लॉर्ड माउंटबेटन ने उस्मान अली के सामने रखी थी।
लेकिन परिणाम स्वरूप उस्मान अली खां क्या करता है, इस संधि को मानने से इनकार कर देता है कि नहीं, हम भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं होंगे। इसके बाद में लॉर्ड माउंटबेटन जून 1948 में कहां लौट जाता है, ये इंग्लैंड से ही आता है और इंग्लैंड ही वापस चला जाता है ना। कब? जून 1948 में। जून 1948 में, 1948 में, ठीक है। जून 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन कहां चला जाता है, इंग्लैंड चला जाता है, ठीक है। जब ये जैसे ही लॉर्ड माउंटबेटन अपने स्वदेश यानी इंग्लैंड चला जाता है, इसके बाद में उस्मान अली खां अपनी रियासत को स्वतंत्र घोषित कर देता है कि हम भारतीय संघ में या पाकिस्तान संघ में सम्मिलित नहीं होंगे, ठीक है। तो फिर क्या होता है, इसके बाद में जब ये अपनी रियासत को स्वतंत्र घोषित कर देता है, कब घोषित करता है ये करता है 12 जून, कहां लिखा है, मैंने लिखा है इसमें ना, जून 1948 में माउंटबेटन स्वदेश चला गया। 12 जून को उस्मान अली हैदराबाद रियासत को स्वतंत्र, 12 जून 1948 को, है ना। कब? 12 जून 1948 को हैदराबाद रियासत को स्वतंत्र घोषित कर देता है ना। हैदराबाद, ये आप सिर्फ अभी ये समझिए, है ना, अभी याद करने की कोशिश नहीं, आप सिर्फ समझो, है ना। हैदराबाद रियासत क्या थी, इसका नवाब कौन था, संधि प्रस्ताव किसने रखा था, ये लॉर्ड माउंटबेटन कब अपने स्वदेश लौट गया है, ये चीजें आप समझिए अभी, है ना। याद करने का प्रयास मत कीजिए, मैंने लिखा हुआ है, एक आध बार आप पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, मैंने आसान भाषा का यूज किया है। 12 जून 1948 को हैदराबाद को क्या कर देता है, हैदराबाद को उस्मान अली खां स्वतंत्र घोषित कर देता है, ठीक है। कब? 12 जून 1948 को उस्मान अली खां हैदराबाद रियासत को स्वतंत्र घोषित कर देता है। अब इसके कुछ चाटुकार थे, है ना, जो इसके कमांडर चाटुकार थे, मुस्लिम थे वे भी, तो वे क्या करते हैं, हैदराबाद में जो हिंदू हैं उनकी चुन चुनकर हत्या करना प्रारंभ कर देते हैं। कौन? उस्मान अली खां के चाटुकार या इसके कमांडर। तो ये बात किसको पता चलती है, उस टाइम भारत के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। कौन थे गृह मंत्री इस टाइम पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी बने थे ये, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, भाई पटेल, ठीक है। तो ये बात उस्मान अली खां ने जब अपनी रियासत हैदराबाद में हिंदुओं का कत्ल करवाना प्रारंभ किया, तो ये बात किसको पता चली? सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चली। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना, भारतीय सेना को आज्ञा दी कि आप जाइए और हैदराबाद में घुस जाइए, है ना। कौन आज्ञा देता है? उस टाइम पर जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सेना को आदेश देते हैं कि आप जाइए और जाकर हैदराबाद में घुस जाइए। यानी सेना, भारतीय सेना कहां घुस गई? हैदराबाद में। अब ये एक ऑपरेशन चलाया गया था, ये पूरा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसे अपन ऑपरेशन पोलो कहा जाता है ना। ऑपरेशन पोलो के माध्यम से किसने चलाया था? भारतीय सेना ने चलाया था। क्यों चलाया था? जो हैदराबाद में हिंदुओं की निर्मम हत्या हो रही थी, उसे रोकने के लिए तथा हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में सम्मिलित करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। किसने? भारतीय सेना ने। भारतीय सेना को आज्ञा किसने दी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस टाइम पे अपने क्या हुआ करते थे? गृह मंत्री हुआ करते थे। तो ये क्या करते हैं, सेना को हैदराबाद में, है ना, सेना को हैदराबाद में घुसने के लिए क्या देते हैं? आज्ञा देते हैं। हैदराबाद में सेना घुस जाती है, सेना हैदराबाद में घुस जाती है, घुस जाती है, घुस जाती है। कौन सा ऑपरेशन चलाती है? ऑपरेशन पोलो चलाती है भारतीय सेना, याद रखना, है ना। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो चलाती है भारतीय सेना। कौन चलाती है ऑपरेशन पोलो को? भारतीय सेना चलाती है। कहां चलाती है? हैदराबाद रियासत में चलाती है। और हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में ऑपरेशन पोलो के माध्यम से ये
ये चंद्रबिंदु है ना, ऑपरेशन पोलो के माध्यम से ही हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया जाता है। कब होती है ये, सेना कब घुसती है अपनी हैदराबाद में? तो सेना घुसती है आपकी 12 अक्टूबर, है ना, नहीं 13 सितंबर 1948 को। 13 सितंबर, कब? 13 सितंबर 1948 को, 1948 को भारतीय सेना घुसती है। कहां? भारतीय सेना हैदराबाद में घुस जाती है। भारतीय सेना हैदराबाद हैदराबाद में घुस जाती है। ठीक है, हैदराबाद में घुस जाती है। और ये 6-7 दिन या 5-6 दिन काम चलता है। 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत को पूरे तरीके से भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाता है। यहां का जो कमांडर था एंड्रूज, वो क्या कर देता है, भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया जाता है। ऐसे ये हैदराबाद का क्या होता है, हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में सम्मिलित होती है। अब मैं एक बार आपको ये पूरा जो मैंने लिखा हुआ है, मैं एक बार आपको पढ़ के बताता हूं, है ना। ये की पॉइंट निकाले हैं मैंने, ये याद, आप भी की पॉइंट निकाल लेना। ये एक बार पॉइंट लिख लिख के देख लेना, तो आपको एकदम क्लियर याद हो जाएगा। इसके बाद कभी आप भूलोगे नहीं। ठीक है, पेपर में प्रश्न कैसे आएगा, हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय कैसे हुआ, समझाइए। ठीक है, केवल आपको यह देखना है पेपर में हैदराबाद रियासत भारतीय संघ में शामिल होने की बोल रहा है, तो आपको यही आपको छापना है ना। आगे पीछे क्या लिखा है उसे नहीं देखना है। हैदराबाद रियासत मिल जाए तो ये कि यही सब आप छाप देना। तो हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय कैसे हुआ, तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है मैंने, हैदराबाद रियासत का सन 1911 में उस्मान अली खां शासक बना और 1948 तक रहा। मैंने पहला पॉइंट आपको यही तो बताया है, उस्मान अली खां 1911 में हैदराबाद का शासक बनता है और कब तक रहता है, 1948 तक रहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है मैंने, लॉर्ड माउंटबेटन ने उस्मान अली खां से, यानी कि हैदराबाद का नवाब है कौन, उस्मान अली खां कौन है, हैदराबाद का नवाब है। ये लॉर्ड माउंटबेटन कहां से आया था, इंग्लैंड से भारत में आया था। भारत का एकीकरण, मतलब टोटल मिला के अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था ये भारत में, बात ये है। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन क्या कर रहा था, भारत में अंग्रेजों का नेतृत्व, क्योंकि भारत गुलाम था, है ना। तो भारत में जो नेतृत्व था अंग्रेजों का, वो कौन कर रहा था, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन याद रखना, जिस टाइम पे भारत में आता है उस टाइम पे भारत गुलाम नहीं रहता है। ये बात 1948 की चल रही है, जबकि भारत को आजादी कब मिल चुकी है, 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल चुकी है। लॉर्ड माउंटबेटन ने उस्मान अली खां से 18 जून 1948 को संधि का प्रारूप स्वीकार कर लेने को कहा। पॉइंट इतना सा है ये कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 18 जून 1948 को हैदराबाद के नवाब कौन है, उस्मान अली खां से कहा, आप संधि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दीजिए और अपनी रियासत को भारतीय संघ में शामिल कर लीजिए। लेकिन इस संधि को मानने से इनकार कर देता है कौन, उस्मान अली खां। जून 1948 में माउंटबेटन स्वदेश चला गया, यानी कि जून 1948 में जो लॉर्ड माउंटबेटन था वो कहां लौट जाता है, इंग्लैंड वापस चला जाता है। 12 जून को उस्मान अली ने, 12 जून 1948 की बात चल रही है ना, इसके बाद हैदराबाद रियासत को स्वतंत्र कर देता है कौन, उस्मान अली खां। 12 जून 1948 को अपनी रियासत हैदराबाद को क्या कर देता है, स्वतंत्र घोषित कर देता है कि ना तो हम पाकिस्तान में जाएंगे और ना ही हम भारत में जाएंगे, हम कैसे रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में हैदराबाद रियासत की स्थिति बिगड़ गई तथा हिंदुओं की हत्या होने लगी, है ना। परिणाम स्वरूप 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में घुस गई और ऑपरेशन पोलो के तहत 18 सितंबर 1948 को
हैदराबाद के कमांडर एंड्रूज ने। उस टाइम पे हैदराबाद का कमांडर था, क्योंकि यहाँ का जो नवाब था उस्मान अली खां वो पाकिस्तान भाग चुका था। वो जिस टाइम पर हैदराबाद का विलय भारत में हो रहा था उस टाइम पर वहां था ही नहीं। कौन? आपका उस्मान अली खां। ये कहां भाग चुका था? ये पाकिस्तान भाग चुका था। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में घुस गई और ऑपरेशन पोलो के तहत 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद का कमांडर कौन था? एंड्रयूज ने भारतीय जनरल चौधरी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अगर आपसे कोई पूछे कि हैदराबाद रियासत का विलय भारतीय संघ में कब होता है तो आप बता देना 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में शामिल हो जाती है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। अति इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% मोस्ट है ये, है ना, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट प्रश्न पर। अगर कोई नया व्यूअर हो चैनल पर तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। चलिए अब चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अब चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न एक बार मैं आपको बता देता हूं, सिक्किम का भारतीय संघ में विलय कैसे हुआ? तो देखिए ये भारत का मैप है ना, जगह मेरे पास कम है इसीलिए ऐसा ही मैप बना है ना। तो ये जो है ये क्या है? आपका सिक्किम है ना, ये क्या है? आपका सिक्किम है। ठीक है, आपने अगर मैपों का अध्ययन किया होगा, आपके इतिहास में आता है मैपों पर दर्शाने के लिए 4 नाम दे दिए जाते हैं और आपसे बोला जाता है इन्हें मैप पर दर्शाइए। तो आपको मैप का ज्ञान होगा तो आप दर्शा दोगे। अब मैप का ही आपको पता नहीं है तो फिर आप नहीं दर्शा पाओगे। ठीक है, तो चलिए ये अपना कौन सा राज्य है? सिक्किम। इसकी राजधानी क्या है? गंगटोक, है ना। ये सिक्किम है और इसकी राजधानी है गंगटोक। गंगटोक ये किसकी राजधानी है? सिक्किम की राजधानी है। आपके पेपर में एक प्रश्न आता है, याद रखना, सेवन सिस्टर किसे कहा जाता है? याद रखना, है ना। तो सेवन सिस्टर ये पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। इसमें 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम और मेघालय। इन्हीं को ही सेवन सिस्टर कहा जाता है। याद रखना, आपके पिछले वर्षों में आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आया है। मैंने इसलिए मैप अगर मैं सिखा रहा हूं तो यहां से मुझे याद आ गया, आपके पेपर में प्रश्न बनकर आया था सेवन सिस्टर किसे कहा जाता है। आप देखना पिछले वर्षों का पेपरों का अध्ययन करना तो आपको जरूर मिलेगा सेवन सिस्टर किसे कहा जाता है ना। सेवन सिस्टर को समझाइए। तो इस जगह पर कौन सा है? आपका एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश है। इस जगह पर है आपका एन यानी नागालैंड है। इस जगह पर है आपका एम यानी मणिपुर है। इस जगह पर है एम यानी मिजोरम है। इस जगह पर है त्रिपुरा और इस जगह पर है आपका मेघालय। मेघालय है ये, है ना। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और इस जगह पर है ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा ये अपने भारत का राज्य है ना, त्रिपुरा। ठीक है, मुझे याद आ गया इसलिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, अति इंपोर्टेंट। भारत का सेवन सिस्टर किसे कहा जाता है? तो गिनना, आप 7 ही राज्य मिलेंगे आपको, है ना। तो ये है आपका मेघालय। ठीक है, ये क्या है? आपका मेघालय। केवल इतना सही है ना मेघालय। मुझसे ये मैप सही नहीं बना क्योंकि जगह कम है, इसलिए मैंने जैसा बना है ऐसे में ही आप समझ लीजिए। मेघालय, मेघालय, मेघालय। ठीक है, मेघालय। और ये जो है ये है आपका आसाम। इन्हीं को ही सेवन सिस्टर कहा जाता है। आपके पेपर में प्रश्न आया है सेवन सिस्टर किसे कहते हैं? तो जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम और मेघालय। गिनाओ आप, है ना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इन्हीं को ही सेवन सिस्टर, सिस्टर का अर्थ होता है बहन। इन्हें 7 बहन कहा जाता है। ये एक मतलब ये भारत का पूर्वोत्तर इलाका है। अब चलते हैं अपन सिक्किम पर। इंपोर्टेंट प्रश्न था इसलिए मैंने आपको बता दिया है। मैप बना रहा हूं मैं, इसलिए मुझे वो प्रश्न याद आ गया तो मैंने आपको यहां क्लियर कर दिया कि सेवन सिस्टर किसे कहते हैं। अब देखिए सिक्किम की बात चल रही है ना, प्रश्न यही है ना अपना।
सिक्किम का भारतीय संघ में विलय कैसे हुआ समझाइए। तो यह है आपका सिक्किम। सिक्किम में क्या होता है, सिक्किम में राजतंत्र था। राजतंत्र का तात्पर्य यह है कि राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा। यानी कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, जिसमें जनता अपने राजा को चुनती है उसे लोकतंत्र बोलते हैं। लेकिन जहां जनता अपने राजा को नहीं चुनती हो, राजा ही अपने बेटे को राजा बना देता है, उसे राजतंत्र कहते हैं। ठीक है। तो सिक्किम में एक राजा का शासन था जिसका नाम था चोंग्याल। क्या नाम था इसका, चोंग्याल। याद रखना है ना, सिक्किम में एक राजा का शासन था, ये राजा था है ना, जिसका नाम था चोंग्याल। और ये किस वंश का था, तो ये था नामग्याल वंश का। नामग्याल, ग्याल वंश। ठीक है, नामग्याल वंश, नामग्याल वंश। तो चोंग्याल किसका राजा था, सिक्किम का। अपना पहला पॉइंट यही है, सिक्किम में राजतंत्र था, वहां के राजा का नाम चोंग्याल था। ठीक है। अब क्या करता है, मतलब जो चोंग्याल है ये भारत सरकार से ये कहता है कि एक काम कीजिए, सिक्किम को आप भारतीय संघ में शामिल तो कर लीजिए, लेकिन कुछ ही विषय, यहां पूरा शासन किसका चलेगा, हमारा चलेगा। यानी कि चोंग्याल ने कहा हमारा चलेगा, लेकिन विदेश मामले, रक्षा मामले, ये सब कौन देखेगा, ये आप देख लेना भारत सरकार। यानी विदेश मामलों को कौन देखने की बोल रहा है, चोंग्याल कह रहा है भारत सरकार से। ठीक है। तो इसके लिए भारत सरकार ठीक इसमें सहमत हो जाती है, और भारत सरकार एक यहां स्टेट काउंसिल अर्थात विधानसभा का गठन करती है। कहां गठन करती है, सिक्किम में। विधानसभा का गठन का तात्पर्य है यहां मुख्यमंत्री अब जनता चुनेगी। क्यों, किसे चुनेगी, स्टेट काउंसिल का गठन करता है कौन, स्टेट काउंसिल का गठन चोंग्याल ही करता है। ठीक है। स्टेट काउंसिल, काउंसिल है ना, काउंसिल, काउंसिल का गठन कौन करता है, स्टेट काउंसिल का गठन करता है आपका चोंग्याल। काउंसिल, काउंसिल। ठीक। स्टेट काउंसिल का तात्पर्य होता है विधानसभा। यानी कि यहां मुख्यमंत्री आपका बैठता है। देखिए मुख्यमंत्री को वोट कौन देता है, जनता। तो सिक्किम में भी ऐसा ही हो गया कि यहां पूरा पावर तो चल रहा है किसका, राजा का। ये तो बस नाम के लिए बना दिए गए। स्टेट काउंसिल भी क्या कर दी गई है, राजा से, चोंग्याल जो राजा था उसे पूरा प्रशासन देखने में क्या हो रही थी, दिक्कत आ रही थी, इसीलिए क्या कर दिया गया है, स्टेट काउंसिल बना दिया गया है। यानी कि चोंग्याल को मदद करने के लिए, दूसरा पॉइंट भी आपका यही है, सन 1953 में चोंग्याल को मदद करने के लिए स्टेट काउंसिल बनाई गई। स्टेट काउंसिल का तात्पर्य है यहां मुख्यमंत्री बैठता है स्टेट काउंसिल में, जो किसकी मदद करेगा, शासन करने में चोंग्याल की मदद करेगा। ठीक है। जो 1973 तक काम करती रही। ये स्टेट काउंसिल कब तक काम करती रही, 1973 तक काम करती रही। कब बनाई थी, 1953 में स्टेट काउंसिल का गठन किया। और कब तक चली है स्टेट काउंसिल आपकी, 1973 तक चली है। अब क्या होता है, जो चोंग्याल है इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में इनके जो बेटे होते हैं वो यहाँ के क्या बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। लेकिन वो एक निरंकुश राजा होते हैं। निरंकुश का तात्पर्य है जनता को परेशान करना, जनता का खून चूसना। इससे जनता आहत होकर क्या करती है, सन 1973 में सिक्किम में जन आंदोलन खड़ा कर देती है। किसके खिलाफ, ये जो नामग्याल राजवंश है इनके राजाओं के खिलाफ, कि अब इस राज्य में कोई भी राजा की नहीं चलेगी, यहां जनता की ही चलेगी। इसके लिए क्या करते हैं ये, 1973 में जो सिक्किम की जनता होती है वो सिक्किम के राजा के खिलाफ क्या कर देती है, एक विशाल आंदोलन खड़ा कर देती है ना। कब, 1973 में जन आंदोलन होते हैं, जन आंदोलन। जन आंदोलन कब होते हैं, 1973 में। कहां होते हैं जन आंदोलन, आपके सिक्किम में होते हैं जन आंदोलन। कब होते हैं, 1973 में सिक्किम में जन आंदोलन प्रारंभ हो जाते हैं। किसके खिलाफ, यहां के राजा के खिलाफ, कि अब यहां चलेगी तो जनता की चलेगी, किसी भी राजा के राज्य की, मतलब किसी भी राजा के बेटे की यहां नहीं चलेगी। परिणाम स्वरूप मैंने यही लिख रखा है ना,
सिक्किम की जनता राजा के निरंकुश शासन से असंतुष्ट हो गई और 1973 में राजा के विरुद्ध जन आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, इसके बाद में परिणाम स्वरूप 14 अप्रैल, याद रखना ये सन है ना, 14 अप्रैल 1975, 14 अप्रैल 1975 में क्या होता है, जनमत संग्रह कराया जाता है। जनमत संग्रह का तात्पर्य यह कहा जाता है, जनता के द्वारा पूछा जाता है कि आप ये बताइए चीन में मतलब सम्मिलित होना चाहते हो या तिब्बत में सम्मिलित। देखिए यह तिब्बत है, ये क्या है, तिब्बत है, तिब्बत, तिब्बत। ठीक है, यहां भी बौद्धी है, बौद्ध लोग हैं तिब्बत। तो इनसे यहां जनमत संग्रह कराया जाता है कि आपको ये बताइए भारत में रहना है कि इसमें जाना है या चीन में जाना है, कहां जाना है। तो यहां की जो सिक्किम की जनता होती है वो 97% जनता हिंदुस्तान के पक्ष में फैसला करती है कि हमें किसके पक्ष में जाना है, मतलब सिक्किम को किस में शामिल करना है, हमें हिंदुस्तान में सिक्किम का विलय करना है। याद रखना कब, 14 अप्रैल 1975 को जनमत संग्रह होता है, यानी जनता वोट करती है, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह होता है। ठीक है, जनमत संग्रह होता है, कब होता है, 14 अप्रैल 1975 को। यही पॉइंट मैंने बना रखा है। परिणाम स्वरूप 14 अप्रैल 1975 को सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया तथा 97% जनता ने भारत के विलय के पक्ष में मतदान किया। ठीक है, इसके बाद में इसका विलय कब हो जाता है, 16 मई 1975। याद रखना सिक्किम का विलय भारत में कब हुआ, 16 मई 1975 को सिक्किम का विलय भारत में हो जाता है। 16 मई 1975 को सिक्किम विलय, सिक्किम विलय, सिक्किम विलय। ठीक है, सिक्किम विलय हुआ, हुआ। ठीक है, अब जैसे ये विलय होता है तो ये कौन सा राज्य बनता है भारत का, ये भारत का 22वें नंबर का राज्य बनता है। और कौन सा संविधान, अच्छा देखिए यहां एक बात आई है, सिक्किम का विलय 36वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है ना, ये मैंने बता दिया है। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनता है। कौन सा, 22वां राज्य बना है, 22वां राज्य। ठीक है, कौन सा राज्य बना, 22वां राज्य। अब इसमें क्या लिखा है, सिक्किम का विलय 36वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। कौन से संविधान संशोधन का, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखना आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ये बताइए सिक्किम का विलय भारतीय संघ में किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है, तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम का विलय भारतीय संघ में हुआ है। देखिए ये संविधान संशोधन का तात्पर्य यह है कि संविधान, अपने भारत का संविधान ये कहता है कि भारत एक संघ है। अनुच्छेद लिखा है, पहले अनुच्छेद में लिखा है भारत एक संघ, मतलब राज्यों का संघ है, यानी यहां बहुत सारे राज्य मिलकर क्या करते हैं, एक संघ बनाते हैं। अगर कोई भी राज्य भारत से अलग होना चाहे तो कभी भी अलग नहीं हो सकता, और कोई सा दूसरा देश भारत में शामिल होना चाहे तो शामिल हो सकता है। बाकी भारत का संविधान यह कहता है कि कोई भी राज्य भारत से अलग होकर कोई भी देश नहीं बन सकता, यह भारत का संविधान कहता है ना। और अगर जैसे चीन भारत में सम्मिलित होना चाहे तो भारत में शामिल कर सकता है ना। संविधान संशोधन करना पड़ेगा उसके लिए, चीन को भी भारत में शामिल किया जा सकता है, म्यांमार को भी भारत में शामिल किया जा सकता है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश चाहे कि भारत से अलग हो जाए तो कभी भी ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अपना संविधान ही नहीं चाहता है, मतलब संविधान खुद नहीं कहता है कि कोई भी राज्य भारत से क्या हो, अलग हो और अलग होकर कोई देश बने। ठीक है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है कि अगर जैसे अमेरिका में कितने राज्य हैं, 50 राज्य हैं, तो 50 राज्य में से कोई एक राज्य कहे कि हमें अलग होना है अमेरिका से, तो अलग हो सकता है, वहां के संविधान में लिखा है ऐसा, है ना। अलग होकर और एक अलग क्या बन सकता है, देश बना सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता, भारत का संविधान बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि कोई भी राज्य भारत से अलग हो। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
ठीक है, अभी 29वें राज्य की प्रोसेस चल रही है, कभी बनेगा आने वाले समय में, तो जम्मू कश्मीर को भारत का 29वां राज्य बनाया जा सकता है। पहले था, जम्मू कश्मीर भारत का राज्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर के दो हिस्से कर दिए गए। एक हिस्से को कहा है जम्मू कश्मीर और दूसरे हिस्से को कहा है क्या, लद्दाख। यानी कि भारत में फिर केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए थे और राज्य कम हो गए थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म कर दिया है ना, उसे क्या बना दिया, दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में वर्तमान में चुनाव हो चुके हैं, लद्दाख में कोई चुनाव नहीं हुए हैं, लद्दाख में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बन चुका है, वहां विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। तो ये इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके। इसके अलावा भी मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट दे दिए हैं, है ना। 36वां संविधान संशोधन क्या है, सेवन सिस्टर क्या है, तो इन सभी को आप, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अगर आपने ध्यान से अपने पिछले वर्षों का अध्ययन किया होगा तो उसमें मिलेगा सेवन सिस्टर या सात बहन क्या है, लिखिए, पेपर में प्रश्न आया है ना। ये उसमें इतना ही लिखना था, सेवन सिस्टर जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं उन्हें सेवन सिस्टर कहा जाता है। सेवन सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम और मेघालय। ठीक है, तो आप ये याद रखना। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को लाइक करना है ना, और अब चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप इन सभी का रिवीजन कीजिए।